अच्छा, today's lecture is going to be very conceptual. I want you guys to put away your books. मरियम, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इस क्लास के अंदर हम आंसर करेंगे, ठीक है? यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, मगर मैं आपका इसी के अंदर मैं आपको आंसर दूंगा इसके अंदर, ठीक है? ये सारा लेक्चर ही प्राइमरी फंक्शन टेस्ट के बारे में है, एंड विच इज द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल थिंग ऑफ ऑल अभी तक, ठीक है? तो इट्स गोना बी वेरी सीरियस टुडेज क्लास, और मेंटी हम यूज नहीं करेंगे आज. वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि मैं क्लास में आपकी चैट बॉक्स से ही क्वेश्चन आंसर करूं, क्योंकि इमेजेस मेंटी पे मुझे डल नहीं रही थी और इट वाज गेटिंग अ बिट वेरी टफ फॉर मी, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस PFTs. I want you to close your books. We are not going to study any books. जो मैंने slides बनाई हैं, they're not from any book. लेकिन the most preferable book you can go for is Kaplan. उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है चीजों के बारे में, मगर जितनी डिटेल में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, जो आपको enable करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो I don't think किसी और बुक में given है. तो these slides and the concepts that I'm going to give you, those are going to be your basic क्या कहते हैं, weapon in fighting all these फजूल questions जो मुझे भी नहीं पता था कि आ सकते हैं, लेकिन व्हेन आई सॉ द पास्ट पेपर्स तो ये क्वेश्चंस आए हुए थे. आई डिड नॉट स्टडी दिस फॉर माय प्रॉफ, मगर तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इसके क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में हैं, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन. टुडेस पॉइंट इज के yesterday was history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, and that's why it's called the present. अपने प्रेजेंट का एहतराम करो, जो आपके साथ आपके लोग हैं इस वक्त आपके साथ, उनका एहतराम करो, and live your day, not your future. It's important to live your day but not your future, and that is the first most important thing to stay happy. Make goals for today. Long term goals होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मगर short term goals are more important, and you have to make sure that you live your day every day and plan your day every day, ठीक है? Let's go. अब important definitions क्या होती हैं PFTs के अंदर? Before we begin, we are going to go for important definitions. I'm going to embarrass myself again, ठीक है? Get ready. फोर्स वाइटल कैपेसिटी और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड क्या होता है? इफ आई एम अ पेशेंट एंड आई एम टोल्ड टू एक्सपायर ऑल द एयर इनसाइड मी, हमने पहले रिवाइज किया था ना कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है? वो हमने सब कुछ डिस्कस किया था, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था पहले कि जो स्पायरोमीटर है वो सिर्फ इन 3 वॉल्यूम्स को मेजर करता है, रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं करता. सो सिर्फ 2 कैपेसिटीज को स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता. ये कल की क्लास है. अगर कल की क्लास किसी ने मिस की है तो मेक श्योर दैट यू सी टुमारोज लेक्चर, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू गो with this class, considering कि तुम सबको वो वाला लेक्चर याद था. But before I go on, I'm going to give a small review to it, ताकि तुम लोग को याद आ जाए कि इस तरह था. टाइडल वॉल्यूम ये था जो आप अंदर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था व्हेन यू ब्रीद इन नॉर्मली एंड देन यू एक्स्ट्रा ब्रीद इन, ठीक है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था व्हेन यू ब्रीद आउट एंड व्हेन यू एक्स्ट्रा ब्रीद आउट, ठीक है? और वाइटल कैपेसिटी जब पूरा सांस अंदर लेके सारी हवा बाहर निकाल देते हो एंड तक, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं. ये 3 चीजें मेजर होती हैं आपकी स्पायरोमेट्री में. रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी मेजर नहीं होगी, ठीक है? तो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ. यहाँ तक सबको समझ आ गई है और आगे किसी को मसला नहीं होगा. सो वी आर गोइंग टू गो विद दिस लेक्चर. अब FVC और FEV में क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ पेशेंट एंड आई एम गोइंग टू टेक इन ऑल द एयर, टेक इट आउट. फॉर एग्जाम्पल, दिस टुक मी 4 सेकेंड्स. जो मैंने सारी गैस निकाली है ना, दैट इज माई फोर्स वाइटल कैपेसिटी. लेकिन जो मैंने पहले 1 सेकेंड में वॉल्यूम निकाला है, दैट इज माई फोर्स्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड. एवरीवन क्लियर? सबको ये समझ आ गई कि FEV1 और FVC में क्या फर्क है? FEV1 is the volume you take out in the first second of your forced vital capacity, लेकिन FVC वो है जो आप total regardless of the time सारा निकाल देते हो. Say yes if you understand, say no if you don't. Say no मतलब कि say yes अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लो मुझसे. If anyone has a question, ask me. इसी से रिलेटेड आगे कोई क्वेश्चन ना पूछना इसके अलावा, ठीक है? आगे चलते हैं. तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ आ गई है. स्टे एट होम तुम्हें समझ आई है, और साथ में पीस को और नूर खालिद को, जरफशा को तो आ गई थी, शी मैसेज्ड. और उसके अलावा कहाँ पे है? रमीशा नबी, रमीशा नसीर दोनों को आ गई है होपफुली, ठीक है? सलमा को आ गई है, रबिया को आ गई है, वेरी गुड.
एवरीवन इज ऑन बोर्ड, लेट्स गो आगे। अब FEC और FEV का हमें फर्क पता लग गया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या है। रेट इज दैट वी हैव इट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इमेजिन दैट यू हैव टू पीपल और दोनों की वाइटल कैपेसिटी सेम है, ठीक है। मतलब कि अमाउंट ऑफ एयर दे कैन टेक आउट इज सेम, बट वन ऑफ देम कैन लाइक फुल, ओके, वन ऑफ देम कैन व्हाट वन ऑफ देम कैन डू इज कि वो एक गुब्बारे को जल्दी भर सकता है और एक दूसरा वाला बंदा गुब्बारे को लेट भर सकता है। दैट मींस द अमाउंट ऑफ एयर ही कैन टेक आउट पर यूनिट टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ए एंड ऑल्सो आई एम बी, अगर मैं ए हूं और आई कैन डू दिस, मैंने सारी वाइटल कैपेसिटी जल्दी से निकाल दी, ठीक है, तो मेरा रेट ऑफ थ्रोइंग आउट द एयर इज फास्टर देन बी। बी ने क्या किया, सेम वाइटल कैपेसिटी है, मगर उसने क्या किया, ज्यादा देर में निकाली। तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इज the amount of the speed of your power to take out the air. It's measured in liters per minute या liters per second, ठीक है। so it is a completely different thing compared to forced vital capacity or forced expiratory volume, ठीक है। peak expiratory flow rate is the amount of air that you can take per minute, लीटर पर मिनट में जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम पीक फ्लो मीटर से मेजर करते हैं। अब पीक फ्लो मीटर जो आप डिस्कस कर रहा था मुझसे कोई क्वेश्चन, दैट इज नॉट गोइंग टू मेजर योर वाइटल कैपेसिटी एंड दैट इज नॉट गोइंग टू मेजर योर टाइडल वॉल्यूम, इट इज ओनली गोइंग टू मेजर योर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, दैट इज इट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज लिखी है FEF, दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फ्लो, दिस इज आल्सो फ्लो रेट, ठीक है। ये एवरेज आपकी बताता है कि एवरेज आपकी कितनी स्पीड है, मतलब कि एक होती थी वेलोसिटी ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, और एक होती थी एवरेज वेलोसिटी। तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, और जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है विच इज 25% से 75% का जो मिडवे होता है, दैट इज एवरेज जो एक बंदे की होती है कि वो किस प्रेशर के साथ निकाल सकता है, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ आ के FPC FEV और PEFR के बीच में डिफरेंस, everyone is on board, say yes। अगर नहीं समझ आए तो I'm going to make you understand this again। किसी का कोई क्वेश्चन है? रिपीट FEF, stay at home is saying। आगे कोई क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, मैं स्टे एट होम का करता हूँ। FEF इज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ये बेसिकली एवरेज होती है। इट इज ऑल्सो अ रेट जस्ट लाइक PEFR, मगर इट्स एन एवरेज। एवरेज के एक बंदा फॉर एग्जाम्पल मैंने फूंक मारी तो मेरी एवरेज फॉर एग्जाम्पल 50 है, बट मेरा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या है, 55 इज द मैक्सिमम, बट मेरा एवरेज क्या है 40 ओवरऑल टाइम में, ठीक है। और एक बंदा जिसने आहिस्ता से फूंक मारी, इसका जो PEFR है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 25, मगर इसका एवरेज क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 20, कम है एवरेज, मतलब कि एवरेज इज ओवर टाइम। तो बेसिकली आप 50% पे जो लेवल होता है ना वहां पे देखते हो, एवरेज देखते हो, तो आप वी आर गोइंग टू गो विद द ग्राफ्स, और फिर उसके बाद आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगी ये। यहाँ तक वी हैव अंडरस्टूड थ्री थिंग्स, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एंड पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट एंड FEF। FEF इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, FEF के बारे में फिक्र मत करो। PEFR, FPC और FEV इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब DLCO क्या है? डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेसिकली आपकी एल्व्यूलर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी देखता है कि आपकी एल्व्यूलर मेम्ब्रेन कितनी परमिएबल है और कितनी नहीं है, कि क्या वो ऑक्सीजन और क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड को सही तरह से निकाल सकती है एयर्स के साथ या नहीं निकाल सकती। मतलब कि इज द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ योर एल्वुलाई ओके और नॉट। अब मुझे कोई स्टूडेंट बताया कि DLCO किस में डिक्रीज कर जाएगी, विच डिजीजेस, टाइप इन द टाइप बॉक्स। कौन सी डिजीज में DLCO? जवेरिया अवान ने कहा एम्फाइसीमा, फातिमा अहमद ने कहा एम्फाइसीमा, रमशा नबी ने कहा एम्फाइसीमा, दैट इज द बेस्ट आंसर। बट ईशा खालिद ने कहा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, व्हिच इज आल्सो वेरी गुड आंसर। जब पेरेंकाइमल पीस ने कहा फाइब्रोसिस, व्हिच इज आल्सो वेरी गुड आंसर। तो बेसिकली आपके पास दो टाइप्स की डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में आपके पास एम्फाइसीमा में रिड्यूस होगी, और रिस्ट्रिक्टिव में आपके पास सारी वो डिजीज जिसमें पेरेंकाइमा का फाइब्रोसिस हो रहा है, जिसमें ILDs की डिफरेंट टाइप्स आती हैं, फाइब्रोसिस आती है, ड्रग्स से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से होता है, वो सारी आती है जिसमें आपकी एल्व्यूलर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे रिड्यूस हो जाती है,
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. व्हाट इज अ मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट? अब मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट हमने किया था एस्थमा के लिए. इफ एनीवन रिमेंबर्स, और किसी ने अगर पुराना लेक्चर देखा हुआ, तो मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट में क्या होता है कि वी आर गोइंग टू स्टिम्युलेट द ब्रोंकियल एयरवेज ऑफ द पर्सन एंड सी वेदर दे आर हाइपर रिस्पॉन्सिव और नॉट. तो एक नॉर्मल बंदे में तो हम देंगे, फॉर एग्जाम्पल हिस्टामिन देंगे, या फिर हम मेथाकोलिन देंगे, या हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे, हम किस तरह से उसको ब्रोंकियल स्टिमुलेशन कराएंगे जिसकी वजह से उसकी पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 जो होगी ना 1 सेकंड में, FEV1, दैट इज गोइंग टू सडनली रिड्यूस. ठीक है, उसको हम मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट कहते हैं. ये जो 4-5 चीजें ना, इन्हीं के बारे में आपसे पूछेगा यूएचएस वाला, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता वो. ठीक है, आगे चलते हैं. अब डायनामिक यहां तक सबको समझ आ गई, जो हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. FEV, FVC, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, FEF जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट और DLCO. 6 हो गए कॉन्सेप्ट्स. एवरीवन ऑन बोर्ड? अगर किसी को कोई मसला है तो वी कैन रिपीट दिस फॉर यू. इज एवरी अमीन, तुम्हें समझ आ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड? सना खालिद, आपको समझ आ रही है? कल आप क्लास में नहीं थी, दूसरी वाली. मुबशरा, मोहम्मद हारिस खान, आपको समझ आ रही है? मनाहिल, महानूर जफर, आप भी आज क्लास में हो तो आपको समझ आ रही है? कल वाली क्लास में आप नहीं थी. ठीक है, आई थिंक वी आर गुड टू गो. सबको ज्यादा समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे नजर. सही है, लेट्स गो ऑन. यहाँ तक हमें सबको समझ आ गई कि 5-6 चीजें क्या हैं ये. अब हम आगे चलते हैं. अब डायनामिक वर्सेस स्टैटिक वॉल्यूम्स क्या चीज है? कुछ होते हैं वॉल्यूम्स जो डायनामिकली मेजर होते हैं, कुछ होते हैं स्टैटिकली. अब ये एमसीक्यू याद रखना कि स्टैटिक वॉल्यूम्स हमेशा हमेशा रिस्ट्रिक्टिव डिजीज के लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर, और डायनामिक से हम ऑब्स्ट्रक्टिव को कर लेते हैं डायग्नोज. ठीक है, जो डायनामिक होते हैं, those are those volumes which are going to change when you are going to breathe in and breathe out. तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये आपके ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ चेंज करते हैं, तो इनको हम कहते हैं डायनामिक वॉल्यूम्स. जो स्टैटिक वॉल्यूम है वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, अनलेस और अनटिल मैं किसी को जाके चाकू मारूं और उसकी सारी गैस निकाल दूं लंग की, इट इज गोइंग टू रिमेन नॉर्मल. तो द बेसिक पॉइंट इज दिस कि डायनामिक बेसिकली आप वॉल्यूम्स मेजर करते हो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के लिए, लेकिन जब आप रिस्ट्रिक्टिव के लिए आते हो ना, तो यू हैव टू मेजर डायनामिक एंड स्टैटिक बोथ. अब रेजिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं हो सकता, तो व्हाट वी डू इज कि हम उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, हीलियम डाइल्यूशन मेथड, प्लेथिस्मोग्राफी, इस तरह की चीजें यूज करते हैं जो तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है. यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड देम. ठीक है, डायनामिक वर्सेस स्टैटिक वॉल्यूम्स का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. इज एवरीवन ऑन बोर्ड? सबको समझ आ गई है? से यस इफ यू अंडरस्टैंड. इफ कोई मसला है तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें. ठीक है, परफेक्टली फाइन. सो वी आर गोइंग वेरी गुड राइट नाउ. हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो पूरे ओवरऑल लेक्चर के हैं वो समझ आ रही है. जवेरिया रहमान कह रही है कि डायनामिक कौन सी होती है? डायनामिक वो होती है इन विच द वॉल्यूम विच चेंजेस व्हेन यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. वो सारे डायनामिक वॉल्यूम्स है बिकॉज दे हैव अ प्रोपेंसिटी टू चेंज विद इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. तो उसमें सारे वो वॉल्यूम्स आएंगे जो आपके चेंज होते हैं. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दे आर गोइंग टू चेंज व्हेन यू ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. ठीक है, तो इस चीज को कर लो इस तरह. सही है, आगे चलते हैं. स्टैटिक वॉल्यूम होते हैं जो हमेशा नॉर्मल और कांस्टेंट रहते हैं. आगे चलते हैं. अब यहाँ पे क्या है? प्लीज वॉच द ग्राफ ऑन द लेफ्ट. FVC सारी जो उसने गैस निकाली, जितना भी उसने टाइम लिया रिगार्डलेस ऑफ टाइम. FEV1 क्या है? जो उसने 1 सेकंड में, FVC का जो 1 सेकंड था ना पहला, जो उसमें उसने एयर निकाली, उसको हम फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 कहेंगे. अब FEF देखो, इसने टेंजेंट बनाया हुआ है क्योंकि बेसिकली FEF इज अ रेट. तो रेट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम. तो जब वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा और इसका हम ग्राफ का एंगल ढूंढेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो इसका जो टेंजेंट 50% बनता है ना, उसको हम FEF 25 to 75% कहते हैं. ये मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए. इसमें देखो सेकंड वाली में क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमने जो उसका 25% था और जो 75% था, वहां पे हमने पॉइंट मारा, उन दोनों को लाइन को जोड़ी, जो इसका ग्रेडियंट बनेगा दैट इज FEF. ये तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दीज आर 3 डिफरेंट एंटिटीज, इनका कोई एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है. FEF इज डिफरेंट, इट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम.
FE, FVC or FE1 are volumes where they are written as volumes. FVC is the total volume. FE1 is without per unit time, the volume excreted out in 1 second with force. यहाँ पे सबको समझ आ गई है कि तीनों different entities हैं. FEE1, FVC are volumes and FEEF और FPEFR are rates. Volume divided by time. ठीक है? आगे चलते हैं. समझ आ गई यहाँ पे सबको? Say yes if you understand. अगर कोई क्वेश्चन तो पूछने फटाफट. ठीक है. This is all a lot of concept going on here. तो feel free to answer a question anything. मैं इस टास्क के बाद थोड़ी देर रुकूंगा भी, just to make sure कि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ जाए. अब how they are different. अब यहाँ पे examples देखो, बेशक इनकी 1 2 3 को मत देखो. I'm just trying to show you कि different किस तरह है. देखो पहला वाला पेशेंट है, इसकी टोटल फोर्स वाइटल कैपेसिटी 4.81 है, मगर जो उसकी FEV1 है which is obviously going to be less than FVC, वो उसकी 4.09 है. इसका मतलब है कि उसने regardless of time जितनी एयर निकाली वो 4.81 लीटर थी, मगर जो उसने 1 सेकंड में एयर निकाली वो 4.09 है. लेकिन अब उसकी PEFR देखो, ये इसको PEFR कर दो, ये PEF नहीं है. उसकी PEFR, उसकी जो स्पीड है ना उस गैस को निकालने की, that is 12.1. मतलब कि he can take out 12.1 liters per second. That is his peak expiratory flow rate. मतलब कि जब वो एक्सपायर करेगा तो मैक्सिमम जो वो एयर निकाल सकता है उसकी स्पीड क्या है? 12 liters per second. हालांकि उसकी फोर्स, हालांकि इंसान की फोर्स वाइटल कैपेसिटी आमतौर पे 5 होती है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा कि वो अगर इस स्पीड से निकाले तो वो 12 लीटर्स निकाल सकता है 1 सेकंड के अंदर. ठीक है? सबको समझ आ रही है? एवरीवन ऑन बोर्ड कि तीनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना. दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स. कि कोई क्वेश्चन है तो पूछो. आई एम अप फॉर अ क्वेश्चन. आई एम ऑनेस्टली अप फॉर एनी क्वेश्चन. किसी का कोई सवाल है वो पूछे फटाफट. आई थिंक वी आर गुड हेयर. अब हम आगे चलते हैं. सबको समझ आ गई है आई थिंक. अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे टाइप इन करते जाओ. आई एम गोइंग टू आंसर इट. अब आगे चलते हैं. हाउ दे आर डिफरेंट. ठीक है, पैरामीटर्स को देखें और आगे चीज देखें. पहला जो इसका क्वेश्चन है, व्हाट पैरामीटर इज द मोस्ट सेंसिटिव इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? दैट इज FEV1 ओवर FVC. ठीक है. अब जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है ना ऑब्स्ट्रक्टिव में, वो तो या नॉर्मल होगी या वो रिड्यूस कर जाएगी. ठीक है. लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है उसमें वो हमेशा रिड्यूस करती है, क्योंकि लंग रिस्ट्रिक्ट हो गया, छोटा हो गया, बड़ा नहीं हो रहा. FEV1 जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव में ज्यादा रिड्यूस होती है, मगर वो रिस्ट्रिक्टिव में भी थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाती है. याद रखना, ऑब्स्ट्रक्टिव में ज्यादा FEV1 रिड्यूस होती है. ठीक है. FEF का बेशक ना देखो. FE1 रेशो FVC की मुझे कोई रेशो बताए जो हम देखते थे. FE1 डिवाइड बाय FVC की जो डिस्टिंक्टिव रेशो होती है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव के बीच में डिफरेंशिएट करती है, उसका क्या आंसर था? वेरी गुड, 0.7. कैप्टन में 0.8 लिखी हुई है, याद रखना 0.7 है. डेविडसन में 70% लिखा हुआ है, तो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू 70% व्हिच इज इन डेविडसन. सही है. पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट ऑब्स्ट्रक्टिव में कम होगा, रिस्ट्रिक्टिव में नॉर्मल होगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा. ठीक है. रिस्ट्रिक्टिव में 0.7 से ज्यादा होती है हमेशा FE1 वर्सेस FVC. ठीक है. तो आई थिंक वे क्लियर. इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी. हम आगे चलते हैं. बट ये याद रखें कि सेंसिटिव जो है ना मोस्ट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, वो FE1 डिवाइड बाय FVC होता है. सही है. आगे चलते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट टेबल है कैप्टन के अंदर, इसको याद रखना है. टोटल लंग कैपेसिटी आमतौर पे जो प्रिडिक्टेड होती है ना पर्सन की वेट, हाइट और इन सब चीजों के मुताबिक, वो एक इंसान की 80% टू 120% ऑफ प्रिडिक्टिव होगी. रेजिडुअल वॉल्यूम 75% टू 120% ऑफ द प्रिडिक्टिव वैल्यू होगा. FE1 FVC हमें पता है क्या होती है. TLCO क्या है? 75% टू 120% होता है. और FE1 80 टू 120% ऑफ द प्रिडिक्टेड होता है आमतौर पे, नॉर्मल रेंज. मुझे बताओ TLC इंसान की टोटल लंग कैपेसिटी किस चीज में इंक्रीज करेगी? ऑब्स्ट्रक्टिव में एग्जांपल्स दे दो ना. फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन कौन सी डिजीज आती हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव में गिव मी एग्जांपल्स. COPD में इंक्रीज करेगी, ज्यादातर एस्थमा में इंक्रीज करेगी, एम्फाइसीमा में इंक्रीज करेगी. वेरी गुड. टोटल लंग कैपेसिटी. अब मुझे बताओ टोटल लंग कैपेसिटी किस में रिड्यूस करेगी?
is going to reduce in all the इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में, क्योंकि बेसिकली आपका लंग छोटा हो रहा है, उसकी कैपेसिटी हर तरफ फाइबर्स बढ़ गए हैं. जब फाइबर्स बढ़ जाएंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में तो क्या होगा, जगह कम होगी, तो टोटल लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी. रेजिडुअल वॉल्यूम किस में डिक्रीज करेगा और किस में इंक्रीज करेगा, वही बात आ गई. रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम विच यू कैन नॉट टेक इन और टेक आउट. वो आपकी एस्थमा में, एम्फाइसीमा में, सीओपीडी में रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है उन सब में रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा. डीएलसीओ का हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया. एफई1 का भी हमें पता है कि ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्टिव में ज्यादा रिड्यूस होती है और रिस्ट्रिक्टिव में कम हो जाती है, लेकिन कभी कभार नॉर्मल भी रहती है. ठीक है, यहाँ तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले. Any questions? If you want me to repeat, I will repeat. If you want me to answer any question, I will answer. Any question? किसी को नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर दूंगा. जस्ट राइट डाउन रिपीट. ये पूरी स्लाइड में रिपीट कर दूंगा अगर समझ नहीं आ रही तो. It's completely all right. Nothing to be ashamed of. I want you to understand this. This is all very conceptual. ठीक है, आगे चलते हैं. अब यहाँ पे देखो, वही वाली बात है जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, यहाँ पे हमें कोई चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ज्यादा. एफपीसी ऑब्स्ट्रक्टिव में कुछ में नॉर्मल भी होती है, कुछ में रिड्यूस्ड होती है. जैसे एस्थमा में एक प्रैक्टिकल पेशेंट में उसकी एफपीसी ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है, मगर रिस्ट्रिक्टिव में तो पक्की रिड्यूस होती है. ठीक है, अब मिक्स्ड डिजीज का देखो. मिक्स्ड डिजीज में सब कुछ डिफरेंट होता है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव दोनों होती हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट. वो तुम्हें पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन बट यू शुड नो दिस. डीएलसीओ में देख लो, डीएलसीओ वाला जो लाइन है इसको देख लो. इसमें लिखा हुआ है कि रिड्यूस होती है एम्फाइसीमा में ऑब्स्ट्रक्टिव में, लेकिन नॉर्मल होती है एस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में. सॉरी, रिस्ट्रिक्टिव में देख लो रिड्यूस्ड होती है पेरेन्काइमल. पेरेन्काइमल कौन सी है? सारी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. एट द एंड ऑफ द डे आईपीएफ जैसे कि है, इवेंचुअली लीड टू पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस. ठीक है, नॉर्मल कौन किस में रहती है? चेस्ट वॉल में, न्यूरोमस्कुलर में, रिस्ट्रिक्टिव में. उसमें आपकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस करेगी, सब कुछ रिड्यूस करेगा, मगर आपकी डीएलसीओ ठीक रहेगी. अगर आप चेस्ट वॉल और न्यूरोमस्कुलर डिजीज को देखो, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस है, जैसे कि काइफोसिस स्कोलियोसिस है, तो ये सारा ना, दिस इज ऑल यू हैव टू रीड योरसेल्फ. ये समझ आ जाएगी तुम लोग को. तुम लोग के पास बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया है अब. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एनी मोर. ठीक है, इज एवरीवन ऑन बोर्ड? से यस. सबको समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन हो इस टेबल में तो मुझसे पूछ लें. स्टे एट होम इज सेफ. ठीक है, सैयद हारिस खान, सलमा, गुड, जवेरिया वान, इकरा तारिक आपको समझ आ रही है? हुआवे मेट 10 लाइट आपको समझ आ रही है? हमना आपको समझ आ रही है? फहम फातिमा, मुनज़्ज़ा करीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको समझ आ रही है? हे देयर आपको समझ आ रही है? आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सबको समझ आ रही है इन जनरल? ठीक है, चलो गुड है. ठीक है, हुआवे मेट 10. गुड. यार देखो रबिया, तुमने लेट ज्वाइन किया तो आई कैन स्टे बैक फॉर यू फॉर सम टाइम, लेकिन ये एफएसी वाला कॉन्सेप्ट ना, आई एम गोइंग टू रिपीट. थोड़ा सा मैं भी रिपीट करता हूँ कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी इज बेसिकली ऑल द एयर दैट यू कैन टेक आउट. P1 वो कौन सी है जो आप 1 सेकंड में निकालते हो? पी एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या है, जो स्पीड है आपकी हवा निकालने की, वॉल्यूम पर लीटर, वॉल्यूम पर सेकंड्स में. और ये वाला सारा कॉन्सेप्ट है. आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू लेटर ऑन, क्योंकि अब ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैं इसको पूरे को रिपीट करना मेरे लिए जरा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस फॉर यू. और यू कैन बेशक तुम एग्जिट कर लो क्लास को अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही. यू कैन सी द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन. अगर समझ ना आए तो इट्स अप टू यू, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट बेसिक इतना ज्यादा है कि इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू गो बैक राइट नाउ. ठीक है, अब हम इस चीज को देखते हैं कि क्या चीज कहाँ पे रिड्यूस हो रही है. अब पहली 3 डिजीजेस कौन से ऑब्स्ट्रक्टिव है? देखो FE1 ज्यादा रिड्यूस हो रही है इनके अंदर. पल्मोनरी फाइब्रोसिस रिस्ट्रिक्टिव है, इस पे थोड़ी कम रिड्यूस हो रही है. लेकिन FVC को देखो, फोर्स वाइटल कैपेसिटी को देखो, तो एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा में रिड्यूस तो हो रही है, मगर जो रिस्ट्रिक्टिव है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसमें फोर्स वाइटल कैपेसिटी ज्यादा रिड्यूस हो रही है. ठीक है, अब इसमें FVC, अब KCO पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. TLC वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने सबने मुझे सही बताया कि TLC एस्थमा में रेज्ड होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में रेज्ड होगा,
और एम्फाइसीमा में बहुत ज्यादा रेज होगा, लेकिन परमानेंट फाइब्रोसिस में टोटल लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। वही सेम बात है रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट सारा बहुत लॉजिकल है एंड यू आर डूइंग इट इन अ वेरी लॉजिकल वे। देयर इज नथिंग टू लर्न हियर, देयर इज नथिंग टू मेमोराइज हियर, एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल। यू नो द डिजीज, बट यू ओनली नीड टू डिसाइड कि उसमें क्या होगा, दैट्स इट। डिसाइड इट लॉजिकली, डोंट लर्न इट, रट्टा नहीं मारना इसका। आगे चलते हैं। Now we are going to come to flow volume curves, ठीक है। Before I start with this diagram, I am going to tell you कि जब भी तुम्हारे पास flow volume curves आए, तुमने सबसे पहले उसके एक्सेस देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो दैट इज ऑन दी एक्स एक्सिस, और जो फ्लो है दैट इज ऑन दी वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें वॉल्यूम का मसला क्या है कि जीरो इज स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, मगर जो यूएचएस में क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें जीरो स्टार्ट करेगा लेफ्ट में एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यूएचएस का कुछ नहीं पता कि दे कैन गिव यू एनी टाइप ऑफ क्या कहते हैं फ्लो वॉल्यूम कर्व कहीं से भी उठा के, तो यू मेक श्योर दैट यू सी दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कहां पर क्या वैल्यू दी हुई है। अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो ऑलवेज रिमेंबर कि दे स्टार्ट जीरो ऑन द लेफ्ट एंड देन दे इंक्रीज टुवर्ड्स द राइट, मतलब कि जहां पे 8 लिखा है ना वो यूएचएससी क्वेश्चन में 0 होगा वहां पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यूएचएस कैन गिव यू एनीथिंग। आई फाउंड दिस ऑन द इंटरनेट। अब जो नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट में ग्रीन वाला है, देखो इसका एयर लेने का तरीका नॉर्मल है और निकालने का भी नॉर्मल है, ठीक है। जो रेजिडुअल वाला है इसका देखो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, ब्लू वाला जो रेजिडुअल वाला है इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो इट्स गोइंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। ऊपर से जो इसकी लंग कंप्लायंस है वो भी रिड्यूस हो गई, तो इसकी पीक्स जो है ना दोनों ग्राफ्स की, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, वो भी रिड्यूस हो गई हैं, ठीक है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है इसको देखो। ऑब्स्ट्रक्टिव में यही मसला होता था ना कि आप इंस्पायर कर सकते थे मगर आप एक्सपायर ठीक तरह से नहीं कर सकते थे, है ना। एक्सपिरेशन नहीं होती ना आपसे, यू कैन नॉट एक्सपायर प्रॉपर्ली। तो व्हाट हैपेंस इन क्या कहते हैं इसमें जो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव वाला होता है इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा पेशेंट का, बिकॉज टीएलसी इंक्रीज कर रहा है और रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। जब टीएलसी और रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम जहां पे हाई होगा उस तरफ शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। मगर इसके फ्लो रेट को देखो, इसका जो कर्व है दैट इज लेस स्टीप कंपेयर टू द रिस्ट्रिक्टिव वन। ऑब्स्ट्रक्टिव वाले का स्लोपी किस्म का पीक है क्योंकि उसको एक्सपायर करने में मुश्किलात पैदा होती हैं, वो एक्सपायर सही तरह नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है तो मैं कैसे हवा निकालूंगा, अगर मुझे ऑब्स्ट्रक्टिव है तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो द टाइम व्हिच आई एम गोइंग टू टेक आउट माय एयर वो ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज करता है। तो जो इसका एक्सपिरेशन वाला कर्व है ना वो थोड़ा सा स्लोपी ज्यादा होगा और जो रिस्ट्रिक्टिव का है वो थोड़ा सा आपका स्टीप होगा। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस राइट नाउ? सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे, अगर नहीं है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ आपके लिए। इफ एनी सिंगल पर्सन वांट्स मी टू रिपीट, आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू। एनीवन, कोई भी एक बंदा मुझे कहते रिपीट करो तो मैं कर दूंगा। मरियम कह रही रिपीट करो, ठीक है। अब देखो नॉर्मल बंदा जो है मरियम, he can take in a lot of air and take out a lot of and take in a lot of air and take out a lot of air, ठीक है। आराम से वो सही तरह से सब कुछ कर रहा है। आयशा मनान भी कह रही है और मनाहिल भी कह रही है, मैं कर देता हूँ रिपीट, ठीक है। मनाया भी कह रही है, परफेक्ट, मैं कर देता हूँ रिपीट। आई एम गोना रिपीट इट फॉर एवरीवन। अब नॉर्मल का जो कर्व है उसको देखो, इट्स बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। वॉल्यूम उसका फलाना फलाना इतना है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव को पहले अब करते हैं, पहले रिस्ट्रिक्टिव को करते हैं बल्कि। रिस्ट्रिक्टिव में क्या है कि लंग की फाइब्रोसिस हो रही है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करा है। अब देखो जो वॉल्यूम वाला कर्व है रिस्ट्रिक्टिव का वो जीरो की तरफ जा रहा है ना, वॉल्यूम जीरो की तरफ जा रहा है ना। जो जो आपके एक्स एक्सिस है वो बेसिकली वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं ना, तो वो देखो उसका राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट टुवर्ड्स द जीरो साइड, बिकॉज उसका ओवरऑल वॉल्यूम जो रिस्ट्रिक्टिव वाले का है वो रिड्यूस कर रहा है। मगर रिस्ट्रिक्टिव वाले को ये तो नहीं मसता ना कि वो गैस निकालने में या हवा निकालने में उसको प्रॉब्लम होगा, उसको नहीं होगा। ओवरऑल उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है मगर ही कैन टेक इन एयर इजिली एंड टेक आउट एयर इजिली। आराम से निकाल सकता है, आराम से लेके जा सकता है अंदर एयर। तो ऑब्वियसली उसका जो कर्व की शेप होगी इट इज गोइंग टू बी कंपैरेबल टू द नॉर्मल, मगर वो रिड्यूस होगा साइज में थोड़ा सा क्योंकि उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, मगर एबिलिटी टू टेक आउट एयर वो रिड्यूस नहीं हो रही।
और दूसरा उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। तो उसका वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम वाले एक्स एक्सिस पे देखो कि वॉल्यूम वाला जो है वो राइट की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा सारा, ठीक है, कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। और दूसरा उसकी जो कैपेसिटी है वो वाई एक्सिस से आपको पता लगेगी कि उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, तो उसका पीक का साइज भी छोटा हो जाएगा, इंस्पिरेशन के लिए भी और एक्सपिरेशन के लिए भी। ठीक है, यहां तक समझ आ गई रिस्ट्रिक्टिव की? से यस नायाब, आपको समझ आई? मिनाहिल, आई वांट यस फ्रॉम द पीपल हु सेड के रिपीट करें। मरियम, आपको समझ आई? ठीक है, यहां तक समझ आ गई। हाँ, ये पता है, द स्टे एट होम, यू आर राइट, मगर द प्रॉब्लम है यहाँ पे पता है क्या, कि दे आर गोइंग टू गिव यू ओनली वन कर्व, तो यू डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट इट। ठीक है, एक एक कर्व बना देंगे आपके डायग्राम में, तो ये तो मैं कंपैरिजन से आप लोगों को समझा रहा हूँ ना। अभी हम सिंगुलरली एक एक कर्व को भी करेंगे। अब हम करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, इन ऑब्स्ट्रक्टिव 0 to 3.7 समथिंग वाला पार्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी, इस चीज को भी बताते हैं। मलिहा, इसको भी छोड़ दो, हम इसके बाद हम करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम को भी हम निकालेंगे, लेकिन आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा सबके लिए। हम इसको आगे करते हैं बट विद द स्लाइड्स। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में देखो अब क्या हो रहा है। रेजिडुअल का, रेस्ट्रिक्टिव का हमें समझ आ गया है। ऑब्स्ट्रक्टिव वाला क्या कर रहा है कि इसका वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका ज्यादा वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट कर रहा है ग्राफ। देखो नॉर्मल वाले से इसका वॉल्यूम ज्यादा है ओवरऑल, क्योंकि एयर ट्रैपिंग हो रही है। एस्थमा एम्फीसिमा में क्या होता है, एयर ट्रैप कर जाती है ना अंदर लंग्स के, तो वो सारा जो वॉल्यूम है वो इस तरफ शिफ्ट करेगा ना, टू अ ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है, और जो इसकी इंस्पिरेशन तो ठीक होगी, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाले होते हैं वो सही तरह से इंस्पायर कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो उनका एक्सपिरेशन में होता है। तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि जब वो एक्सपायर करेगा तो उसका कर्व थोड़ा सा स्लोपी होगा, बिकॉज वो आहिस्ता एक्सपायर कर सकता है। यू कैन नॉट एक्सपायर इट इन अ प्रॉपर वे। समझ आ गई वाला पॉइंट? कि रिस्ट्रिक्टिव वाला तो देखो बिल्कुल आराम से एक्सपायर कर रहा है, मगर ऑब्स्ट्रक्टिव वाला एक्सपायर सही तरह नहीं कर पा रहा, उसका स्कूप आउट हुआ है पूरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है ऑब्स्ट्रक्टिव में, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव में रिड्यूस कर रही है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, वही वाला कॉन्सेप्ट है। देखो रिस्ट्रिक्टिव वाला और नॉर्मल वाला कंपैरेबल है, मगर इसमें लंग वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टिव में रिड्यूस हुआ है। रिमेंबर, जीरो इज ऑन द राइट इन दिस डायग्राम। यूएचएस वाला आपका जीरो कहीं भी रख सकता है। यू हैव टू सी द एक्स एक्सिस। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, कि एक्स एक्सिस देखना बहुत जरूरी है फ्लो वॉल्यूम कर्व्स के अंदर। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्टिव वाले को देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव वाले का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और बेचारा एक्सपायरी बड़ी मुश्किल से कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर कर रहा है। इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक आउट हिज वॉल्यूम्स। वही वाला कॉन्सेप्ट है, हमने एक और डायग्राम दिखाई है आपको। समझ आ रही है सबको? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? से यस। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। परफेक्ट, अमीन को समझ आ गई, सैम को समझ आ गई, हुआवे को समझ आ गई, हमना, सलमा, वेरी गुड। आप सबको समझ आ रही है, सना गुड। ठीक है, कल आई हैव टू यहाँ पे टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट, कि जो कर्व है ना, इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट रियली वेल, क्योंकि कल वाली क्लास में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज ऑफ हाफिज अबू सुफियान। हाफिज अबू सुफियान ने इस कर्व को इतना अमेजिंग एक्सप्लेन किया था कि वी वर ऑल टोटली इम्प्रेस्ड, कि क्या बात है। सो ही डिड इट इन एन अमेजिंग वे, एंड इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट वेल इज बिकॉज ऑफ हाफिज अबू सुफियान। मैंने जो उसकी एक्सप्लेनेशन है उसके तरीकों को मैंने फॉलो किया इस वक्त, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड तो उसको भी क्रेडिट जाता है इस बात का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, चलो ठीक है। अब वही वाली डायग्राम है, ब्लैक वाला बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में क्या हो रहा है, एयर ट्रैपिंग हो रही है, तो वॉल्यूम बढ़ गया और उसकी एयर निकालने की जो कर्व है वो भी बहुत अजीब सी हो गई और प्रोलॉन्ग कर्व हो गई है। रिस्ट्रिक्टिव वाले में वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल कंपेरेबल है नॉर्मल वाले के साथ, और उसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक और कॉन्सेप्ट हम ऐड करें ना, जो हमें चीजें पता है उसमें, वो है कि अब अगर फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो क्या होगा। जब भी फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो रिमेंबर, प्लेटूइंग हो जाएगी, प्लेटू बन जाएगा आपके कर्व्स का। ठीक है, ये फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में एक्सपिरेशन में भी और इंस्पिरेशन में प्लेटूज बने हुए होंगे इस तरह के। कैन यू सी दिस प्लेटूज ऑन द पर्पल वन? ये तुम्हें समझ आ रहे हैं, देख रहे हो ये प्लेटू? जब भी प्लेटूइंग होगी ना,
तो रिमेंबर कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। प्लेटूइंग हमेशा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में होती है। प्लेटू का मतलब, प्लेटू इज अ जियोग्राफिकल टर्म जो हम पोटो, जैसे पोटोहार प्लेटू नहीं है इस्लामाबाद में, बिकॉज थोड़ा सा राइज आता है, फिर स्टीप, फिर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और फिर डिक्रीज आता है, इसको हम प्लेटूइंग कहते हैं। तो ये प्लेटूइंग हुई भी यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में होती है। ठीक है, तो हमने पहले कॉन्सेप्ट ऐड किया था कि नॉर्मल क्या होगा फ्लो वॉल्यूम कर्व, फिर हमने रिस्ट्रिक्टिव का फ्लो वॉल्यूम कर्व का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने ऑब्स्ट्रक्टिव का देखा फ्लो वॉल्यूम कर्व। अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है, उसको हम कहते हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फ्लो वॉल्यूम कर्व कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई रिपीट करना है तो पूछ लो। आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू गाइस। से यस इफ यू अंडरस्टैंड। प्लेटूइंग वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया है? यहाँ तक हम सबको समझ आ गई सारी बातें? गुड सीन, सबको समझ आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन है तो बीच में पूछो, आई एम गोइंग टू आंसर इट बगैर किसी शर्म के, भया के। सब कुछ पूछ लो, जो पूछना है पूछो। पता है आज तो यू हैव अ फ्री हैंड, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं। फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन, फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर पड़ा पड़ा हुआ है आपका ब्रोंकियल एयरवे के अंदर। ठीक है, अगर ब्रोंकियल एयरवे के अंदर ट्यूमर पड़ा हुआ है बहुत बड़ा सारा, एक आहिस्ता आहिस्ता उसने ऑब्स्ट्रक्ट करा दिया, वो फिक्स्ड है बिल्कुल, वो मूव नहीं कर रहा ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। तो उसकी वो एग्जांपल है आपकी। या फिर आपने ऐसा किया कि आपने एक सेल खा लिया था और वो सारा फाइब्रोस होकर चिपक गया ब्रोंकियल एयरवे के अंदर और उसने पूरी फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन करा। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखना कि फिक्स्ड अपर और ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन बॉडी को हम कभी कभार फिक्स नहीं कहते, हम उसको दूसरी तरह से भी कहते हैं। ये फिक्स जो अपर और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तुम लोगों का क्वेश्चन आएगा नहीं यूजुअली, लेकिन ये तुम्हें एमसीक्यू के जो ऑप्शंस होते हैं ना उसके अंदर दे देते हैं ये लोग, तो ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो कि उसका ग्राफ किस तरह का होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना, इसलिए मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वरना एग्जैक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कि फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या किस तरह का ग्राफ होगा। ये ऑप्शंस में पढ़ा होगा। ऑप्शन तो हमेशा तुम्हारा क्वेश्चन आएगा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की या ऑब्स्ट्रक्टिव के, मेजरली ऑब्स्ट्रक्टिव पे आता है, रिस्ट्रिक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉर्मल पे आएगा, लेकिन ये ऑप्शंस में लिखा होता है, तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दिस टू यू कि इसके अंदर प्लेटूइंग होती है, प्लेटूइंग को याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन एक्स्ट्रा इंट्रा और एक्स्ट्रा थोरेसिक में तो इस तरह हो जाएगी, लेकिन अगर एक्स्ट्रा थोरेसिक है वो, तो किस तरह का सीन होगा? मतलब कि अगर सिर्फ एक्स्ट्रा थोरेसिक है वो फिक्स्ड नहीं है, तो वो एक्सपायर तो ठीक से कर सकता है लेकिन इंस्पायर नहीं कर सकता। अगर इंट्राथोरेसिक है तो वो इंस्पायर से ही कर सकता है, एक्सपायर ठीक नहीं कर सकता। ये सारे ईएनटी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको याद रखना। वाई द प्लेटू कर्व, मिनाहिल का जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे एयरवे में देखो फ्लो वॉल्यूम जो फ्लो है आपके वाई एक्सिस पे फ्लो है ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे मुंह के, इफ यू टेक एन एग्जांपल कि आपके मुंह के ऊपर किसी ने टेप लगा दी है, तो उसका एक सुराख फिक्स्ड होगा ना, तो उसके अंदर आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर निकाल सकते हो ना। इसी तरह अगर आपके ब्रोंकियल एयरवे के अंदर एक मास पड़ा हुआ है, तो उसके साथ एक फिक्स जगह है, वो फिक्स जगह एक उसकी कैपेसिटी होगी उसको निकालने की, तो फ्लो रेट एक जगह पे आके कांस्टेंट हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, तो प्लेटूइंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो फ्लो रेट कांस्टेंट हो गया ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन टू टेक आउट मोर एयर। फ्लो वॉल्यूम लिमिट, फ्लो पर सेकंड उसने लिमिट कर दिया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमसे कोई पूछेगा नहीं, दिस वाज ए क्वेश्चन जो मैं तुम लोग को, तुम्हें मिनाहिल को स्पेसिफिकली समझा रहा था। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज के प्लेटूइंग होती है और प्लेटूइंग याद रखना। ठीक है, मिनाहिल तुम्हें समझ आ गई? अच्छा, मैं इसको रिपीट करता हूँ, हुआवे कह रहा है। इसमें ये है कि देखो अब मैं, आई एम गोइंग टू शो इट टू यू ऑन माय फेस नाउ। आई डोंट वांट टू मेक इट एम्बैरेसिंग बट आई एम गोइंग टू शो इट टू यू एनीवेज। क्या आप सब मेरा मुंह देख सकते हैं? आई होप यू कैन सी माई फेस। आज मैं नहाया धोआ वो ठीक हूँ मैं। देखो, नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब मुझे फॉर एग्जांपल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर मेरी इस इन फ्रंट ऑफ द माउथ, अब मैं नॉर्मल हूँ और मेरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आई एम गोइंग टू टेक आउट दिस एयर। ठीक है, अगर मैं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता हूँ
इस तरह करता हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ, एक जगह पर आके मेरा जो फ्लो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और मैं उसको इंक्रीज नहीं कर रहा क्योंकि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है मेरे फ्लो को लिमिट कर रही है। ठीक है, वो जब लिमिट करेगा ना, जब वो लिमिट करेगा, जैसे यहाँ पे अभी मैं नॉर्मल हूँ, मैंने सारी एयर निकाल लिया है, मेरा जो कोई लिमिटेशन नहीं हो रही मेरे फ्लो रेट में, अब मेरी लिमिटेशन आने वाली है, देखो मेरा फ्लो लेवल लिमिट हो गया यहाँ पे। तो क्या होगा, फ्लो लिमिट, फ्लो लेवल जो है ना, जो फ्लो है वाई एक्सिस, वो कांस्टेंट हो जाएगा और वहां पे प्लेटूइंग हो जाएगी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? समझ आ गई है? मिनाहिल, मिनाहिल ने पूछा था ना मुझसे। थिंक ठीक है, एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस, गुड। अब एक्स्ट्रा थोरेसिक वाला इसको याद कर लो एज इट इज, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है, वो ईएनटी वाली बातें आ जाती हैं सारी, बॉल वॉल मैकेनिज्म, और वो मैं खुद भी अच्छी समझ नहीं आती, मुझे मुझे खुद नहीं पता कि वो किस तरह की होती हैं। तो आई एम जस्ट गोना टेल यू गाइस कि आप लोगों ने इसको इस तरह याद कर लेना है कि अगर एक्स्ट्रा थोरेसिक है तो एक्सपिरेशन आसानी से होगी, और अगर इंट्रा थोरेसिक है तो इंस्पिरेशन आराम से होगी। ई फॉर एक्स्ट्रा, ई फॉर एक्सपिरेशन, एक्स्ट्रा में एक्सपिरेशन नॉर्मल है, इंट्रा में इंस्पिरेशन नॉर्मल है, और ये वेरिएबल है और ये फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इस तरह इसको याद कर लो, ठीक है? इस तरह ग्राफ्स होंगे ये ऑप्शंस में आता है। नो वन इज गोइंग टू टेस्ट यू ऑन दिस, दे आर गोइंग टू मेजरली टेस्ट यू ऑन ऑब्स्ट्रक्टिव, मगर ये ऑप्शन में लिखा हुआ होता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट वापस आ गया, एफ और एफ जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट था, हमें पता लग गया फ्लो वॉल्यूम कर्व्स का, हमें सारे समझ आ गए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते, अगर समझ आ गई तो बोलो यस। समझ आ गई सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबको समझ आ रही है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आई एम टेलिंग यू। फाइनल ईयर में लोगों को नहीं पता होती हैं चीज़ें। आपकी काफ़ी सारी फाइनल ईयर से आप पूछते हो, दे वोंट नो हाउ टू एनालाइज अ फ्लो वॉल्यूम कर्व। मुझे भी नहीं आता था, मैंने प्रॉफ के लिए नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मुझे तुम लोगों को पढ़ाने के बाद अच्छा समझ आ गया है, ठीक है? यमुना नासिर बाजी को आता है वैसे ये सब कुछ, शी इज़ वेरी गुड एट इट। अच्छा, अब नॉर्मल पेशेंट को, ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट को और रिस्ट्रिक्टिव पेशेंट की एफ और एफ किस तरह वेरी करती है, हम इस चीज़ को देखेंगे अब, ठीक है? अब जो नॉर्मल पेशेंट है उसमें एफ और एफ रेशियो 80% है फॉर एग्जांपल, लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव है वो आराम से गैस नहीं निकाल पा रहा, नहीं निकाल पा रहा, ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन एक्सपिरेटिंग बिकॉज उसकी एयरवेज इन्फ्लेम्ड है। तो उसकी FeV1 जो है वो ज्यादा रिड्यूस हो जाती है कंपेयर टू FVC, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे वो आमतौर पे अपनी FVC निकाल लेता है, या तो उसकी FVC कम हो जाती है, लेकिन उसकी FVC कभी बार ठीक भी रहती है। लेकिन जो मसला होता है ना, वो उसकी FeV के साथ मसला होता है, बिकॉज उसकी एयरवे लिमिटेशन है हाइपर रिएक्टिविटी की वजह से, ठीक है? तो ही कैन नॉट टेक आउट द एयर प्रॉपर्ली, एक्सपिरेशन फेज उसका प्रोलॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी FeV1 रिड्यूस हो जाती है। तो इसी वजह से, लाइक यू सी इन द ग्राफ, वो जो FeV वर्सेस FVC वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें 0.7 से वैल्यू कम आती है ऑब्स्ट्रक्टिव में, ठीक है? और रिस्ट्रिक्टिव में नॉर्मल आती है, क्योंकि उसकी तो ओवरऑल टोटल लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है ना। तो वो FE1 और FVC दोनों एक ही प्रोपोर्शन में रिड्यूस होंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे रेशियो या इंक्रीज करेगी या तो वो नॉर्मल रहेगी, जैसे इसकी 90% हो गई है, इंक्रीज कर गई है। सबको समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट कि FeV डिवाइड बाय FVC वाला जो कॉन्सेप्ट था, कि उसके पीछे वजह क्या है सारी? अगर आगे तो सही है, अगर नहीं है तो आई विल रिपीट। इफ यू वांट मी टू रिपीट आई कैन रिपीट। ठीक है, परफेक्टली फाइन, सबको समझ आ रही है? दिस इज गुड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि जो नॉर्मल रंग है उसमें रेड वाला है, ठीक है, लाइन के, उसकी नॉर्मल FPC और FeV है। जो रिस्ट्रिक्टिव वाला है, इसकी देखो FE1 ठीक जा रही है, रिलेटिवली कंपेयर ज्यादा है ऑब्स्ट्रक्टिव वाले से, और इसका थोड़ी सी कम हुई भी है लेकिन ज्यादा नहीं हुई भी। FPC एक जगह पे आके स्टेबल हो गया है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है उसकी FPC स्टेबल और प्लेटू नहीं कर गई। अब मुझे बताओ कि रेड वाली लाइन से येलो और ब्लू में से कौन सी वाली लाइन जाके जुड़ सकती है?
which one can meet it? अगर हम इस कर्व को एक्सटेंड करें राइट साइड की तरफ, तो कौन सी वाली लाइन? गुड, वेरी गुड। ब्लू वाली ज्वाइन करेगी क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, क्योंकि उसमें आपकी लंग कैपेसिटी अभी तक है नॉर्मल, ज्यादा हुई हुई इंक्रीज, और वो एक हाइपोथेटिकल पेशेंट में, प्रैक्टिकल पेशेंट में नहीं, एक हाइपोथेटिकल पेशेंट में अगर हम उसको जबरदस्ती उसकी एयर निकलवाएं सारी, तो सारी उसकी नॉर्मल लंग्स से ज्यादा या उसकी जितनी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव वाली है उसकी तो हमेशा रिड्यूस्ड ही रहेगी, और वो कभी भी ही कैन नॉट रीच द एफपीसी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। वेरी गुड, ये वाला कॉन्सेप्ट आप सबको आता है, शाबाश। अब मुझे ऑल द पीपल जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, दे आर गोइंग टू टेल मी कि इसमें ए क्या है। जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू टेल मी कि उसका, ये इसमें से, इसमें जो ए है हम उसको क्या बता रहे हैं, व्हाट इज ए इन दिस? शाबाश अमीन, आयशा शाबाश, आयशा वेरी गुड, अक्सा मुकद्दस वेरी गुड, नॉर्मल वर्जन का ये परफेक्टली फाइन, तुम सबको पता है। अब दो बंदे हैं जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है, बिलावल और बिस्मा। आप लोग मुझे बताओगे कि सी इसमें क्या है, बिलावल एंड बिस्मा, सी क्या है इसमें? बिस्मा आपका क्या ख्याल है, सी क्या है इसमें? बिलावल, सी इज रिस्ट्रिक्टिव, वेरी गुड, बिलावल ने भी आंसर ठीक कर दिया। और रिस्ट्रिक्टिव क्यों है? इट्स बिकॉज कि उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन सेम है नॉर्मल वाले की तरह, ठीक है। नॉर्मल जैसी उसकी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है, उसका जो कर्व की शेप है वो नॉर्मल है, मगर उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। सबसे पहले क्या देखना है? एक्स एक्सिस देखना है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? ऑल द पीपल विद द नेम एस, जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, स्टे एट होम, यूर इन दैट। बी क्या है उसमें? बी का बताओ क्या आंसर है? आई वॉन्ट सैम टू टेल मी कि बी उसने क्यों चूज किया ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए। एक्सपिरेशन की शेप, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। डिक्रीज्ड पीक ऑफ कर्व, नॉट वेरी मच। एक्स एक्सिस पे वो ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ है, उसको एक्सपिरेट करना है मसला, और उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। हुआवे ने सही बातें बताई हैं, वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मुझे बताएगा जरफशा, मुझे बताओ कि इसमें से बी क्या है? व्हाट इज बी, जरफशा? वेरी गुड, इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव, माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेरी वेल। ए इज नॉर्मल। मुझे जिन जिन का नाम आर से स्टार्ट होता है वो मुझे बताएंगे कि इसमें सी क्या है। ऑल द पीपल विद द नेम आर, जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, रमशा मुझे बताएगी, रमीशा बताएगी, रबिया बताएगी, दोनों रमीशास बताएंगी, और रबिया बताएगी, ठीक है। एक तो ये हुआवे, और तुम्हारा नाम ना एच से स्टार्ट होता है, तो तुम अपना नाम एच से ही रखो, हर जगह आंसर मत दो, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव है सी का आंसर। ऑल द पीपल विद आर आर गोइंग टू आंसर, हुआवे यू आर नॉट इंक्लूडेड इन आर। अच्छा, आगे चलते हैं, चलो ये भी तुम लोगों को आता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी को अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछते, इफ यू आर गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग, से यस। सबको समझ आ रही है, वेरी गुड, सबको समझ आ रही है। आई एम ग्लैड कि तुम सबको समझ आ रही है। चलो अब थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ये वाला मैं बताता हूँ कौन करेगा एक्सप्लेन। दिस इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन बाय पीस, बिकॉज पीस को मैं जरा मुश्किल क्वेश्चन देना चाहता हूँ आज। पीस, नूर खालिद, तुम दोनों बताओ कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? पीस एंड नूर खालिद, यू हैव द फ्लोर टुडे, एक्सप्लेन मी दिस डायग्राम। Peace and Noor Khalid, you have around 10 seconds. You have to think out of the box and you have to make sure that you understand this. कि इसमें क्या हो रहा है? Peace का क्या ख्याल है? नूर खालिद, I'm going to wait for peace.
Peace, what do you think? What is going on in this? Peace is answering. Peace गायब है तो समझ नहीं आ रही कि Peace क्या कहना चाहता है. So we are going to go with the answer of Noor Khalid, which is correct, which shows asthma. अब इसमें क्या हो रहा है, हिस्टामिन की वजह से लंग ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. वेरी गुड पीस, दैट इज द राइट आंसर. ये कब होती है? जब हम ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट करते हैं. ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट में आप हिस्टामिन यूज कर सकते हो, आमतौर पे मेथाकोलिन टेस्ट यूज करते हो, लेकिन आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. इसमें काफी चीजें यूज होती है ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट में. अब इसमें क्या हो रहा है, आपने किसी को हिस्टामिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी और आप देख रहे हो कि उसकी FE1 कितनी रिड्यूस होती है. अब जो C है ना, वो नॉर्मल पर्सन है जिसमें थोड़ी सी रिड्यूस हुई है. ठीक है, C में थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, नॉर्मल पर्सन है. बी में क्या हुई है, जरा ज्यादा रिड्यूस हुई है, इसको हम कह देंगे मॉडरेट एस्थमा इस बंदे को. लेकिन ए में बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होगी, इसको सवेयर एस्थमा है. तो यू आर डायग्नोजिंग अ पेशेंट विद एस्थमा इन दिस. सी, बी और ए. सी इज नॉर्मल, बी इज मॉडरेट एस्थमा एंड ए इज सवेयर एस्थमा. ठीक है, सबको समझ आ गई ये बात? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. वी आर गोइंग टू गो, जिस क्योंकि अब ए को मैंने सवेयर एस्थमा इसलिए बोला है क्योंकि कम कंसंट्रेशन के अंदर उसकी FE1 की बेसलाइन से ज्यादा ज्यादा लंबी फॉल थी. कम कंसंट्रेशन के ऊपर ए की बहुत ज्यादा FE1 गिर गई, बी की थोड़ी सी कम गिरी और ए की बहुत थोड़ी सी कम FE गिरी, तो ए को सवेयर एस्थमा हो गया. आगे चलते हैं. अब मुझे कौन बताएगा, अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम एक्स एक्सिस में जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे 0 है, जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे 0 है वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम 0 है. अब मुझे बताओ कि रेड वाला किसका है, जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे 0 है वॉल्यूम. रेड वाला किसका ग्राफ है? रिस्ट्रिक्टिव, वेरी गुड. सना खालिद, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑब्स्ट्रक्टिव. जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे 0 है, वॉल्यूम कम हो रहा है. जहां पे कर्सर है वहां पे 0 से, दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 0. तो इसमें रेड वाला रिस्ट्रिक्टिव होगा, ग्रीन वाला फिर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो अब याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव वाला, कि 0 से स्टार्ट, जो आपने एक्स एक्सिस है ना, वो जरूर देखना है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है या मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है. योर ग्राफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पे सबको समझ आ गई है? अगर कोई समझ नहीं आए किसी को तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, यू हैव द फ्लोर. If you have any question to ask right now, I want to answer any question there is. आगे चलते हैं. अब ये क्या है, अब इसमें भी ना मैक्सिमम राइट की तरफ है. मैक्सिमम जो है ना वो राइट की तरफ है, 0 राइट की तरफ है. 0 इज ऑन द राइट, जहां पे मेरा कर्सर है ना वहां पे 0 है. ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे 0 है. ये प्रॉब्लम होती है कि फ्लो वॉल्यूम कर्व में कभी आपको 0 कहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कभी कहीं से स्टार्ट कर देते हैं. तो मेक श्योर के एक्स एक्सिस देखो, अगर एक्स एक्सिस पे गिवन नहीं है तो मेक श्योर. नहीं नहीं नायाब, मेरा जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे 0 है गाइस. जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे 0 है. B is normal, that is true. C is restrictive and A is obstructive. C is restrictive, A is obstructive, B is normal. ठीक है. Shape is the biggest clue. Huawei Mate 10 Lite, you have answered a very good question यहाँ पे. Shape is the biggest clue and that is the right answer. आप हमेशा शेप की तरफ जाओ. अगर आपको रेजिडुअल, अगर आपको फ्लो वॉल्यूम कर्व में एक्स एक्सिस पे प्रॉपर्ली नहीं बताया हुआ कि कहां पर जा रहा है, तो गो फॉर द शेप. ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है, ए का रेजिडुअल वॉल्यूम, बी का रेजिडुअल वॉल्यूम और सी का रेजिडुअल वॉल्यूम. अब किसी ने ये बात मुझसे पहले पूछी थी. अब फॉर एग्जाम्पल जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे 0 है, तो सी वाले का रेजिडुअल वॉल्यूम यहां पर होगा जहां पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है इस वक्त. 0 से लेके यहाँ, क्योंकि देखो रेजिडुअल वॉल्यूम अब देखो रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना. अगर मेरा 0 यहाँ पर है जहां पे मेरा कर्सर है, तो
ए का रेजिडुअल वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, बी का रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल है और सी का रेजिडुअल वॉल्यूम रिड्यूस हुआ हुआ है। तो हमने एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर लिया। अब पहले हमने कॉन्सेप्ट्स क्या क्या पढ़े थे? ऑब्स्ट्रक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉर्मल। फिर हमने पढ़ा था एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम एक और कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं इसके अंदर, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कि रेजिडुअल वॉल्यूम आप कैसे कैसे मेजर कर सकते हो इनके अंदर। तो फ्रॉम जीरो टिल द पॉइंट वेयर द ग्राफ स्टार्ट्स, जहां से वो एक्सपैंड करना शुरू करता है एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों में, दैट इज दी फ्रॉम जीरो, चाहे वो जीरो राइट पे हो चाहे वो जीरो लेफ्ट पे हो, दैट इज द पॉइंट वेयर योर दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम योर पेशेंट हैज। एवरीवन ऑन बोर्ड? सबको समझ आ गई है? तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है इस डायग्राम के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम का। वो आगे कह रहा है कि रिपीट करो। अच्छा, अब देखो, जब भी हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं तो उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर एक वॉल्यूम रह जाता है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो मेजर नहीं कर सकते और जो हमेशा लंग्स के अंदर रहता है। ठीक है? जो जीरो से लेके, हाजरा भी कह रिपीट करो, जो जीरो से लेके स्टार्ट ऑफ द कर्व तक जो वैल्यू होगी ना किसी भी पेशेंट में, स्टार्ट ऑफ द कर्व तक, फ्रॉम जीरो टू द स्टार्ट ऑफ द कर्व, दैट इज हिज रेजिडुअल वॉल्यूम। इस डायग्राम में देखो जहां पे मेरा कर्सर है, ठीक है, आई एम गोइंग टू एनोटेट दिस, रुको जरा। ठीक है, पेशेंट का जीरो यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पे जीरो है, ये जो जीरो है ना, दिस इज द जीरो, ये जीरो है, सही है। अब जीरो से लेके जो सी वाला था वो हमने कहा था रिस्ट्रिक्टिव है, तो देखो इसका रेजिडुअल वॉल्यूम कम है जीरो से, कैन यू सी? आई एम गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू गाइस। अब देखो ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज द सी का रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम अगर बी का रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि सी को रिस्ट्रिक्टेड है उसका रेजिडुअल वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जीरो से देखो, और हम बी का देखें तो उसका रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? नॉर्मल है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव था, जो ए था ऑब्स्ट्रक्टिव, उसके एक्सपिरेशन फेज से आपको पता लग रहा है कि उसका ऑब्स्ट्रक्टिव है, उसका रेजिडुअल वॉल्यूम देखो कितना इंक्रीज कर गया है, इतना ज्यादा इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, ये सारा रेजिडुअल वॉल्यूम है इसका। आई थिंक हाजरा को समझ आ गई है अब, हुआवे आपको भी समझ आ गई है। हमें तो आई एम गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू। ये रेजिडुअल वॉल्यूम इसका है, ठीक है, और दूसरे का रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? ये इसका इतना है, ठीक है, और तीसरे का रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? जीरो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका इतना है यहाँ तक। ठीक है, ये तीन डिफरेंट रेजिडुअल वॉल्यूम्स हैं। समझ आ गई? अब हमने एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर लिया है विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम आगे चलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम बेशक समझो मत, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड रखी थी, ठीक है, ये बिल्कुल बकवास स्लाइड है, इसको भूल जाओ। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है आज तक, हमें जितना कॉन्सेप्ट पकड़ना था हमने पकड़ लिया इसके अंदर से। ठीक है, ये आखिरी वाली को भूल जाओ, अगर किसी ने देखना है तो इसके अंदर ये दिया हुआ है, इसमें एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन असल में इन्होंने उल्टी दी हुई है। ठीक है, और वो उल्टी देने की वजह से क्या हो रहा है कि सारा कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है। तो आई एम नॉट ट्राइंग कि मैं इसको समझाऊं तुम लोगों को, बिकॉज इट्स गोइंग टू रूइन योर कॉन्सेप्ट्स व्हाट एवर यू हैव राइट नाउ। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट्स थे उन्हीं के बेसिस पे वी जस्ट गोइंग टू डिलीट दी स्लाइड्स। सही है, वी गोइंग टू एंड इट हियर। हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हमने थोड़ा सा जल्दी खत्म कर लिया है। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो वो मुझसे पूछ ले। यहाँ तक आई थिंक तुम सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आई ट्राइड कि मैं जितना आसान हो सकता था मैं उसको इसको बना सकूं ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, वरना ये बहुत अजीब और मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें समझ आ गई है तो दैट इज वेरी ग्रेट, अगर नहीं समझ आई तो आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क।
समझ आ गई है? चलो शुक्र है यार, तुम लोगों को शुक्र है समझ आ गई है। आई टेल यू, प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम लोगों से इस चीज के ऊपर, लाइक लिटरली सो मेनी लेस पीपल अंडरस्टैंड दिस। बहुत कम लोगों को ये समझ आता है कॉन्सेप्ट, एंड इवन इन योर एक्स फाइनल ईयर बहुत कम लोगों को इसका सारा कॉन्सेप्ट आता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई मीन आई एम रियली थैंकफुल कि तुम्हें समझ आ रही है। माहीन, अयूब, जरफशा, मिनाहिल, हाजरा, सुल्तान, आई एम रियली हैप्पी कि तुम लोग को समझ आ रही है। दिस इज ऑल आई वांट। अच्छा, सो व्हाट यू हैव टू गाइस डू इज कि तुम लोग अपने टेस्ट की तैयारी करना, ठीक है? तुम मेक श्योर कि मैं इसका लिंक अभी कर दूंगा अपलोड। मेक श्योर यू डू योर चैरिटी। आज हमारे कितने लेक्चर्स हो गए? आई गेस 7 या 8 हो गए, आई डोंट रिमेंबर द काउंट। मगर मेक श्योर दैट यू डू वन चैरिटी पर एवरी लेक्चर। वन चैरिटी पर एवरी लेक्चर इज अ मस्ट, इट इज कंपल्सरी टू यू। जब भी तुम लेक्चर सुनोगे तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर चैरिटी। इवन किसी की तरफ स्माइल करके किसी को खुश करना भी एक चैरिटी होती है, तो वो भी कर लो तो बहुत बड़ी बात होगी। बट डोंट फाइंड एन इजी वे आउट, डू समथिंग इम्पैक्टफुल। किसी नीडी इंसान की मदद करो। अगर तुम लोगों को लगता है कि आई एम डूइंग अ गुड जॉब विद यू गाइज, तो प्लीज go for it and go and do charity for every lecture that I'm giving। ठीक है? कल के लेक्चर का लिंक है, जो पुराना वाला लिंक है उसके अंदर गिवन है। मैंने कल का लेक्चर अपलोड कर दिया था आप लोगों के लिए। यू कैन गो इन एंड यू कैन गो सी इट। वहां पे अपलोडेड है वो लेक्चर, जो हमारा गूगल ड्राइव का लिंक है। मैं आज वाला जो लिंक है ना वो मैं कर दूंगा अपलोड। आज मैं टेस्ट लूंगा, यस। टेस्ट इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी बिटवीन 9 and 12, और 9 and 12 के बीच में आई गिव यू अ टाइम टू ओपन द लिंक एंड आंसर इट। आई ट्राई कि मैं कोशिश करूं कि व्हेनेवर एज सून एज यू फिनिश द टेस्ट तुम लोगों को रिजल्ट भी अपना वहीं पे मिल जाए, और तुम लोगों को पता लग जाए कि तुम लोग कितने पानी में और कितना यू आर डूइंग वेल। तो टेस्ट तुम्हारा आधा बना हुआ है, बाकी मैं टेस्ट बनाता हूँ उसको, और आई एम गोइंग टू प्रॉब्ली ओपन द पोर्टल फॉर द टेस्ट बिटवीन 9 and 12। उसके दौरान जब भी तुम लोगों को टाइम मिले जाके टेस्ट दे देना। और अगर तुम साथ बैठ के टेस्ट देते हो, विच इज वेरी पॉसिबल, साथ बैठ के टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि सबके रैंडमाइज्ड क्वेश्चन आएंगे, किसी का कोई और क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी का कोई और क्वेश्चन आ रहा होगा। मैंने एक ग्रुप ऑफ बड़ा सारा क्वेश्चन रखा हुआ है, क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, जिसमें से रैंडमली वो क्वेश्चन डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग देता जाएगा। कभी किसी को कोई क्वेश्चन मिला है, किसी को कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट टुगेदर। कोई फायदा नहीं होगा अगर बेशक साथ कर लो। आई ट्राई टू मेक इट एज टफ एज इट कुड बी टू डू इट एंड टू चीट ड्यूरिंग द टेस्ट, लेकिन फिर भी चीटिंग पॉसिबल है। चीटिंग करोगे तो अपना नुकसान करोगे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता होगा कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन अगर आज टेस्ट दे देते हो तो दैट वुड बी गुड। 9 से 12 के बीच में आई ओपन द पोर्टल एंड आई सेंड यू द लिंक। ठीक है? आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडे, आई होप यू लव्ड इट, और तुम लोग को ये लेक्चर समझ आ गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। वी आर डन विद रेस्पिरेटरी सिस्टम टुडे। अच्छा, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो याद आ गया। यस, समवन प्राइवेटली मैसेज मी कि टॉपिक्स जो पढ़ने हैं वो बता दें। तो टॉपिक्स आपने खुद पढ़ने हैं। उसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, एस्परजिलोसिस है। तीसरा जो टॉपिक करना है वो लंग डिजीज है, लंग कैंसर जो है सारे, ट्यूमर्स ऑफ द लंग वो करने हैं, और रेस्पिरेटरी फेलियर करना है। ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपने खुद पढ़ने हैं। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज मैं सब कुछ तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा सकता ना, मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा सकता हूँ आपको। तो ये 4 टॉपिक्स आपने जाके खुद करने हैं। बाकी जो डेविडसन में टॉपिक्स थी उनको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप कैप्टन करो, स्टेप अप करो। जो डेविडसन से पढ़ने वाली चीजें थी वो मैंने आपको मेजरली पढ़ा दी हैं। बाकी अल्लाह ताला आपका मालिक है, एंड आई थिंक दैट्स इट। स्टे एट होम इज सेइंग कि व्हाट आर वी स्टार्टिंग आफ्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यार देखो, मेरा प्लान था कि मैं कार्डियो स्टार्ट कराऊंगा बिकॉज मेरी हाउस जॉब करीब थी। आई वांटेड यू गाइस टू कवर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और रेस्पिरेट सबसे ज्यादा मुश्किल कार्डियोलॉजी है, सेकंड पे मुश्किल रेस्पिरेटरी है। मगर नाउ आई हैव डिसाइडेड कि कार्डियो में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेन्स। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द पीपल, जैसे कि तुम लोगों से भी मैं डिस्कस करूंगा ये बात। आई एम प्लानिंग कि मैं रिमेटोलॉजी या फिर एक इजी टॉपिक कवर कर लेते, ताकि तुम लोग का कोर्स भी कवर हो जाए साथ में, क्योंकि रूमेटोलॉजी का लोगों को पता नहीं होता। तुम लोग पहली दफा पढ़ रहे हो सही तरह से, क्योंकि तुम लोग स्केलेटल और मसल्स पढ़ते नहीं हो सही तरह से। पैथोलॉजी के अंदर कोई भी नहीं वो पढ़ता। तो रूमेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट काफी कम लोग को होता है प्रॉपर वाला। तो मैं चाह रहा था कि रूमेटोलॉजी आसान है और वो हम कर लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी तुम लोगों ने एक बहुत ही दिमाग खराब करने वाला टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म किया है। तो आई वाज वंडरिंग कि मैं रूमेटोलॉजी करा लूं या फिर सीएनएस करा लूंगा, क्योंकि ये रिलेटिवली आसान टॉपिक्स हैं। फिर व्हेन वी फिनिश दैट
उसके बाद हम कार्डियो स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अब मेरी हाउस जॉब डिले हो गई एंड आई हैव टाइम फॉर यू गाइस। पहले तो ये था ना कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि मैं कार्डियो करा लूँ क्योंकि वो कराना ज़रूरी है, लेकिन आई एम गोइंग टू गिव कार्डियो बिट टाइम ताकि तुम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करो। मेडिसिन का मुश्किल टॉपिक हमने एक कवर कर लिया, अब हम थोड़े आसान टॉपिक्स करना चाहते हैं। सही है, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो ना, मैं भी पढ़ पढ़ के थक जाता हूँ। हुआवे पूछ रहा है कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ाए। जो टॉपिक्स नहीं पढ़ाए उसमें है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो मैंने नहीं पढ़ाया।